स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। युग ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में लौंग ये नाम कहानी के मूल प्रवाह को बनाए रखने के लिए अपरिवर्तित है कि खोपड़ी पर 3 चमकीली चांदी की सुइयां चमक उठीं। युग ने हैरान होते हुए कहा, आकाश सर, ऐसा लगता है कि ये चांदी की सुइयां हिल रही हैं। कमाल है। आकाश भी नीचे झुका और थोड़ी देर देखने के बाद विचारमग्न हो गया। लगता है सुइयां बाहर की ओर आ रही हैं। लौंग फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा था कि सुइयां अपने आप बाहर गिर जाएंगी। ये सच है। प्रीति का धन्यवाद। ये दर्द अब खत्म होगा। बिना किसी चेतावनी के आकाश ने एक सुई खींच ली। लौंग का रोना अचानक रुक गया। असहनीय दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया। वह इतनी पीड़ा में था कि एक आवाज भी नहीं निकाल सका। फिर आकाश ने बची हुई 2 सुइयां भी खींच लीं। प्रीति की सुइयों की शक्ति के बारे में जानने और लौंग की प्रतिक्रिया देखने को उत्सुक आकाश ये देखकर हैरान रह गया कि लौंग के मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। अंगरक्षक ने खुद को रोक नहीं पाया और कहा, आकाश सर, आपने सुइयां निकालकर कहीं गलती से इसे मार तो नहीं दिया? मैंने आपके निर्देश पर एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ से पूछा था और उसने चेतावनी दी थी कि कुछ बिंदुओं से सुइयों को हटाना गंभीर परिणाम दे सकता है। आकाश ने उसे ठंडी नजर से देखा। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो हटा दी। अंगरक्षक असहाय था। उसके बॉस ने इतनी तेजी से काम किया कि उसे सलाह देने का मौका ही नहीं मिला। लौंग की सांस और नाड़ी की जांच करते हुए उसने कहा, इसकी हृदय गति बहुत तेज है। लगता है यह मरेगा नहीं। इसे होश में लाओ, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। अंगरक्षक ने मन ही मन आह भरी। अगर आकाश सर को सवाल पूछने थे तो उन्होंने सीधे क्यों नहीं पूछ लिया? आदमी की सुइयां निकाल दी और उसे बेहोश कर दिया, फिर सवाल पूछना याद आया। बेचारा लौंग, जो इन दोनों से टकरा गया। किसी को होश में लाने के कुछ ही तरीके होते हैं और उनमें से कोई भी सौम्य नहीं होता। अंगरक्षक के मुक्कों और लातों की एक श्रृंखला के बाद लौंग होश में आया। होश में आते ही वह रो पड़ा, कृपा करके मेरी जान बख्श दें। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपा करके मुझे मत मारिए। अंगरक्षक ने उसे एक लात मारी। चुप। मेरे बॉस जो भी पूछें उसका जवाब दो। झूठ बोला तो तुम्हें सीधे नर्क भेज देंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं वादा करता हूं। तुम्हें हत्या के लिए किसने काम पर रखा था? डॉक्टर शकुंतला का नाम जीवन बचाने वाले वैद्य के रूप में सभी जानते हैं। उनका दुश्मन कौन है? मुझे नहीं पता। प्रीति ने भी मुझसे ये पूछा था। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे किसने काम पर रखा। मैंने वही किया जिसके लिए मुझे पैसे मिले थे। अगर आप काम देने वाले को ढूंढ रहे हैं तो कृपया बिचौलिए से पूछें। ये बिचौलिया कौन है? मैं उसकी असली पहचान नहीं जानता। मैं केवल उसका उपनाम जानता हूँ, यमराज। वही ऐसे गंदे काम संभालता है मुझे काम पर रखने सहित। मुझे और कुछ नहीं पता। यमराज। आकाश थोड़ा झुंझलाया। इस नाम से वह परिचित था, लेकिन समस्या ये थी कि यमराज जानता था कि उसके काम गंदे हैं और वह ध्यान आकर्षित करने से बचता था। इसलिए वह विदेश में रहता था और कभी कभार ही भारत लौटता था। क्या यमराज हाल ही में भारत वापस आया है? लौंग हैरान रह गया। यमराज विदेश में है? आकाश ने उसे ठंडी नजर से देखा। मूर्ख, उसे इतना भी पता नहीं था जितना उसे था और किसी पर हमला करने की हिम्मत कर रहा था। काम देने वाले के निर्देश क्या थे? वह सबसे अच्छा नतीजा ये होता कि लक्ष्य को वनस्पति अवस्था में बदल दिया जाए। पूरी तरह से मरा भी नहीं, पूरी तरह से जिंदा भी नहीं। एक बर्फीले अंदाज में आकाश ने निष्कर्ष निकाला कि यह असामान्य मांग गहरी नफरत का संकेत देती है, लेकिन काम देने वाला शायद हत्या के आरोप से बचना चाहता था, इसलिए उसने सीधी मौत की मांग नहीं की। उसने अपने हाथ में 3 चांदी की सुइयां देखीं और लौंग से पूछा, सुइयां हटाए जाने के बाद तुम्हें अपने शरीर में कोई असामान्यता महसूस हुई? लौंग दर्द से सिकुड़ गया। मेरा सिर अभी भी ऐसे दर्द कर रहा है जैसे सुइयां हटाई ही ना गई हों। ऐसा क्यों है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? आकाश ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। जब उसने तुम्हारी खोपड़ी में सुई चुभाई थी तो उसने क्या कहा था? प्रीति का उल्लेख होते ही लौंग की आंखों में डर झलक आया। उसने कहा था कि भविष्य में जब भी बारिश होगी मेरा सिर अभी की तरह ही दर्द करेगा। दर्द इतना भयानक होगा कि मैं खुद का सिर काटना चाहूंगा। उसने ये भी कहा था कि अगर मैं रेगिस्तान में चला जाऊं तो शायद ज्यादा जी पाऊंगा। ये देखते हुए कि अब कितनी जोर से बारिश हो रही है, क्या मैं मरने वाला हूं? आकाश ने देखा कि उसकी नाक और मुंह से खून बहना शुरू हो गया था। ये स्थिति बहुत हद तक वैसी ही थी जब प्रीति ने अपनी दादी का इलाज किया था। वह इसी तरह अपनी दादी का बदला ले रही थी, है ना? हालांकि लौंग का सिर इतने दर्द में था कि वह इस बात से बेखबर था कि उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। तुमने 10 साल तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। तुमने प्रीति को एक बार भी क्यों नहीं मारा? लौंग भयभीत था। आकाश को यह भी पता था कि उसने 10 साल तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। वह सच में कुछ और था कि उसने उसके अतीत में जाकर सब कुछ पता लगा लिया था। प्रीति आज रात एक डिलीवरी पसंद के भेष में आई थी और हमें खाना दिया। उसने खाने में नॉकआउट ड्रॉप्स जैसा कुछ मिला दिया था, ये दावा करते हुए कि यह एक मजबूत नींद की दवा है। इसे खाने के बाद मैं कोई ताकत नहीं जुटा सका और बस सोना चाहता था। आकाश ने अपनी भौहें थोड़ी उठाईं। वह काफी चालाक थी। वह जानती थी कि मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण पाए हुए लौंग जैसे आदमी को आसानी से इंजेक्शन नहीं दे पाएगी, इसलिए उसने उसे पहले ही दवा दे दी। उसे जो जानकारी चाहिए थी वह मिल गई, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय वह मुड़ा और चला गया। प्रीति ने वास्तव में लौंग को माफ नहीं किया था। माफीनामा पर सहमत होना सिर्फ लौंग को जल्दी रिहा करवाने के लिए था ताकि वह उसे खुद सजा दे सके। वह उसे अधिकाधिक समझने में असमर्थ होता जा रहा था। वह बेहद अपरिचित, खतरनाक, फिर भी अनिवार्य रूप से रोचक हो गई थी।
या शायद वह हमेशा से ऐसी ही थी, बस उसने उसे कभी सच में समझा नहीं था। वह वास्तव में एक मजबूत महिला को घर ले आया था, फिर भी उसने हमेशा उसके साथ एक निकम्मी व्यक्ति जैसा व्यवहार किया। लोगों के बारे में उसका निर्णय बस गलत था। प्रीति घर लौटी। इस बीच प्रीति घर लौट आई थी। उसे नहीं पता था कि उसका पीछा किया गया था, लेकिन अगर उसे पता भी होता तो उसे फर्क नहीं पड़ता। अब उसे सिर्फ अपनी दादी की परवाह थी। प्रीति, इतनी रात हो गई है और बाहर जोरों की बारिश हो रही है। तुम कहाँ गई थी? प्रीति ने दूध लिया और बेडरूम में गई। दादी, आप सोई नहीं थी? कैसे उठ गई? मैं नीचे सुविधा स्टोर पर दूध लेने गई थी। मैंने ताज़ा दूध ऑर्डर किया था और सुबह लेना भूल गई थी। मैं इसे गर्म करती हूँ, फिर हम साथ में पियेंगे। पिछले 7 दिनों में उसके अथक प्रयासों के कारण उसकी दादी अब बैठ सकती थी और खुद से खा सकती थी। वह बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। अरे देखो तुम्हें, तुम्हारी स्कर्ट पूरी गीली हो गई है, तुरंत बदल लो, कहीं सर्दी न लग जाए। प्रीति हल्की हंसी। मुझे इतनी आसानी से सर्दी नहीं लगती, मैं आपकी वजह से काफ़ी स्वस्थ हूँ, मैं शायद ही कभी बीमार पड़ती हूँ। जिद्दी मत बनो, जाओ कपड़े बदलो। ठीक है, ठीक है। प्रीति ने दूध को माइक्रोवेव में रखा और फिर कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलने के बाद वह 2 कप दूध बेडरूम में ले गई और अपनी दादी के साथ पिया। दादी, अब से आप यहीं मेरे साथ रहिए। छोटे शहर वापस मत जाए। ये बहुत दूर और असुविधाजनक है। मुझे गांव में रहने की आदत है, मैं बड़े शहर की आदी नहीं हूँ। इसके अलावा अगर मैं वापस नहीं गई तो क्लिनिक का क्या होगा? मैं ठीक होने के बाद फिर से अभ्यास शुरू करना चाहती हूँ। आप क्लिनिक को शहर में क्यों नहीं ले आती? हम साथ में अभ्यास कर सकते हैं और मैं आपसे सीख सकती हूँ। डॉक्टर, शकुंतला आश्चर्य से चिल्लाई, सच में? तुम अब लोगों का इलाज करने को तैयार हो? प्रीति ने सिर हिलाया। मैंने इस बारे में सोचा। मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। चाहे वे परिवार के हों या अजनबी, मैं उनका इलाज करना चाहती हूँ। मैं और अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ, आपकी सारी चिकित्सा कौशल सीखना चाहती हूँ। भविष्य में एक बेटी हो और उसे ये सब सौंप दूँ। डॉक्टर, शकुंतला की आंखों में अचानक आंसू आ गए। प्रीति के इस फैसले का क्या मतलब था, यह उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। 16 साल बाद उसने आखिरकार अपने लिए बनाए गए पिंजरे को तोड़ दिया था और बाहर निकलने को तैयार थी। प्रीति, यह अच्छी बात है कि तुम अभ्यास करने को तैयार हो। अगर ऐसा है तो चलो सच में क्लिनिक को शहर में ले चलते हैं। अगर तुम्हें किसी बात पर संदेह हो तो तुम मुझसे कभी भी पूछ सकती हो। ज्यादा मरीजों के साथ बातचीत करके ही तुम अपनी चिकित्सा कौशल में सच में सुधार कर सकती हो। प्रीति हंसी। मुझे पता था कि आप मान जाएंगी। मैंने पहले ही घर देखना शुरू कर दिया है। 2 बहुत अच्छे हैं, मैं आपको किसी दिन उन्हें दिखाने ले जाऊंगी। डॉक्टर, शकुंतला भी हंसी। तुम सच में मुझे अपने साथ रहने और कभी शहर वापस न लौटने के लिए मजबूर कर रही हो, है ना? मेरे साथ रहने में क्या बुराई है? आपने मुझे छोटा था तब पाला था। अब जब आप बुजुर्ग हो गई हैं तो मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। क्या यह अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं अचानक शहर छोड़ने का दुख सहन नहीं कर सकती। वहाँ बहुत से शहरवासी हैं जिन्हें मेरी ज़रूरत है। कुछ बुजुर्ग बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते। अगर उन्हें सिरदर्द या बुखार होता है तो मैं उनका इलाज करती हूँ और वे बेहतर महसूस करते हैं। बच्चों को भी मेरे पास आना पसंद है। अगर मैं चली गई तो वे असहज महसूस कर सकते हैं। शहर में भी बहुत से बुजुर्ग और बच्चे हैं और हर कोई बड़े अस्पताल जाने का खर्च नहीं उठा सकता। उन्हें भी आपकी ज़रूरत है। इसके अलावा परिवहन विभाग हमारे शहर के लिए एक सड़क बनाने और एक नया बस रूट शुरू करने की योजना बना रहा है। भविष्य में उनके लिए इलाज के लिए शहर आना बहुत आसान हो जाएगा। डॉक्टर, शकुंतला ने सिर हिलाया। आखिरकार उसकी बात से सहमत हो गईं। वह अपने बिस्तर से टिक कर बैठ गईं और अचानक प्रीति से पूछा, क्या तुम्हारा और वर्मा परिवार के उस लड़के का तलाक हो गया? प्रीति की आवाज़ कमज़ोर हो गई। अभी नहीं। जल्दी करो और इसे सुलझाओ, इसे अब और मत खींचो। ठीक है, और भविष्य में उससे फिर कभी मत मिलना, समझी? मैं उससे मिलने से बचने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरी बच्ची हो, क्या मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती? तुम जिद्दी और नर्म दिल हो, तुमने उस लड़के को इतने लंबे समय तक छिपकर पसंद किया है। मुझे डर है कि एक बार जब तुम उसे देखोगी और वह तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा होगा तो तुम उसे जाने नहीं दे पाओगी। प्रीति ने एक कड़वी मुस्कान दी। पहले ऐसा ही था, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इस बार चीजें अलग हैं। उसका पहले ही किसी और के साथ एक बच्चा है। मैं संकीर्ण सोच की हूँ, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर, शकुंतला ने आह भरी। दोष मेरा भी है। मैंने सोचा था कि अगर तुम वर्मा परिवार में शादी करती हो तो श्रीमती वर्मा वहां तुम्हारी रक्षा के लिए होंगी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने सोचा था कि आकाश जैसा ठंडे दिल वाला व्यक्ति महिलाओं में कोई रुचि नहीं रखेगा और खुद पर नियंत्रण रख सकेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गलत होंगी। प्रीति ने जल्दी से सिर हिलाया। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे शादी करना इसलिए चुना क्योंकि वह सुंदर है, दूर और शांत है, जो बहुत आकर्षक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह शादी से पहले उसे पता था कि आकाश आस्था के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। श्रीमती वर्मा ने कई बार संकेत दिया था कि आकाश छिपकर आस्था से प्यार करता है और आकाश ने खुद कभी इसे इनकार नहीं किया था। हालांकि उसने तर्क दिया कि भले ही वह आस्था को पसंद करता हो, उसे उसके बड़े भाई से शादी करनी थी और उनके बीच कोई भविष्य नहीं होगा। वह लंबे समय तक आकाश के साथ रहेगी और निश्चित रूप से वह समय के साथ उसके ठंडे दिल को गर्म कर सकती थी। वह कितनी भोली थी। तुम पत्थर के बने दिल को कैसे गर्म कर सकती हो? बातचीत थोड़ी भारी हो गई थी और डॉक्टर शकुंतला अपनी पोती को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विषय बदल दिया। सुइयां लाओ। आज रात एक और एक्यूपंक्चर सत्र होगा। कल मुझे उठकर कुछ कदम चलने में सक्षम होना चाहिए। प्रीति ने जल्दी से सुइयां मंगाए और अपनी दादी के मार्गदर्शन में एक्यूपंक्चर किया।
जब से उसकी दादी जागी थी, वह हर दिन अपनी स्थिति के आधार पर एक्यूपंक्चर के लिए एक्यूपॉइंट्स को समायोजित कर रही थी, जिससे बेहतर और तेज रिकवरी सुनिश्चित हो सके। प्रीति ने भी इस प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखा। अब वह दिन रात कुछ विशेष मामलों का अध्ययन कर रही थी जिनका उसकी दादी ने पहले इलाज किया था और जटिल और कठिन मामलों में विशेष रुचि दिखाई। उसने इच्छा जताई कि उसे इलाज के लिए उपयुक्त मरीज मिल सकें। एक्यूपंक्चर सत्र के बाद डॉक्टर शकुंतला जल्दी से सो गईं। प्रीति धीरे से उनके कमरे से निकली और अपने कमरे में वापस चली गई, जहां उसने अपनी दादी के मरीजों के रिकॉर्ड पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जिन हिस्सों को वह नहीं समझ पाए या जिन पर उसे संदेह था, उसने उन्हें चिन्हित कर दिया ताकि अगले दिन अपनी दादी से पूछ सके। वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते समय से भी ज्यादा मेहनत से पढ़ रही थी। आखिरकार, भले ही प्रवेश परीक्षा महत्वपूर्ण थी, ये सिर्फ एक परीक्षा थी और इसमें किसी की जान शामिल नहीं थी। चिकित्सा का अध्ययन अलग था। अगर उसने अच्छा नहीं किया या कुछ ज्ञान को गलत समझा, तो यह एक मरीज के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था। प्रीति सुबह होने तक पढ़ती रही, फिर वह तैयार होने और सोने चली गई। अगली सुबह वह जल्दी उठी, अपने और अपनी दादी के लिए नाश्ता तैयार किया। जब वह खुद को व्यस्त कर रही थी, तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह दौड़कर खोलने गई और एक अपेक्षित अतिथि को देखा, प्रमोद। प्रीति का चेहरा सख्त हो गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रमोद नाखुश था। तुम अब मुझे पिताजी भी नहीं कहती। आप यहाँ क्यों आए हैं का क्या मतलब है? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे यहाँ आने में क्या गलत है? प्रीति रुकी थी। मैं आपका स्वागत नहीं करती। प्रीति, क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने देने की हिम्मत करती हो? मैं आपको अंदर क्यों आने दूं? प्रीति ने गंभीर स्वर में कहा, आप किस हिम्मत से यहाँ आए हैं? आपने चुपके से मेरा घर बेच दिया, 3.5 करोड़ अपनी जेब में डाल लिए, और फिर आप हमारी दादी के गांव के घर में मुझसे छिप गए। आपने मुझे लगभग बेघर कर दिया था। उसने सोचा कि उसका आरोप उसे दोषी महसूस कराएगा। अप्रत्याशित रूप से प्रमोद ने बेबाकी से खुद को सही ठहराया। परिवार दिवालिया है, इतना कर्ज है। तुम्हारा घर बेचकर उसे चुकाने में क्या गलत है? मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे तुम्हारा घर बेचने का अधिकार है। यह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, आपको इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, मुझसे अधिकारों की बात मत करो। क्या एक परिवार के लिए चीजों को इतना स्पष्ट रूप से अलग करना जरूरी है? जो तुम्हारा है, वह मेरा है। क्या आप जानते हैं, मैं आपके कारण लगभग मारी गई थी। 3.5 करोड़ चले गए, वह पैसा उन दोनों बेशर्म लोगों ने वापस ले लिया। मुझे तो उन्होंने पीटा भी। उन्होंने मुझे धमकी भी दी, कहा कि वे तुम्हारे छोटे भाई को उसके स्कूल में पीटेंगे। अगर गौरव को किसी दिन वे सच में पीटते हैं, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये तुम्हारी गलती है। प्रीति को दुख हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि उस जोड़े ने अब और तमाशा नहीं किया था। उन्होंने गौरव को धमकी के रूप में इस्तेमाल करके प्रमोद को पैसे वापस करने के लिए मजबूर किया था। ऐसा लगता है कि बुराई को केवल बुराई से ही कुचला जा सकता है। मैंने आपके जैसा पिता कभी नहीं देखा जो इतनी सफाई से स्थिति को तोड़ मरोड़ सकता है। मैं आपकी वजह से लगभग बेघर हो गई थी, और आप में अभी भी यह कहने की हिम्मत है कि मैंने आपको नुकसान पहुंचाया। अगर आप इतने धोखेबाज नहीं होते, तो क्या ये सारी परेशानी होती? आप कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना चाहते थे, आपने अपना शानदार विला क्यों नहीं बेचा? आपने अपनी कार क्यों नहीं बेची? बकवास। क्या मेरा विला बेचा जा सकता है? वह तुम्हारे छोटे भाई के लिए भविष्य में है। अगर हमने पहले से योजना नहीं बनाई होती और विला को गौरव की चाची को हस्तांतरित नहीं किया होता, तो वह अदालत द्वारा पहले ही बेच दिया जाता। प्रमोद क्रोधित था। एक तरफ हटो और मुझे अंदर आने दो। मैंने तुम्हारे जैसी अपमानजनक बेटी कभी नहीं देखी, जो अपने पिता को भी घर में नहीं आने दे रही। तुम इतनी निर्दयी और बेदर्द हो रही हो, क्या तुम्हें शर्म आने का डर नहीं है? प्रीति टस से मज नहीं हुई। आप एक पिता के रूप में चुपके से अपनी बेटी का घर बेच देते हैं। क्या आपको शर्म महसूस नहीं होती? मुझे किस बात पर शर्म आनी है? आपको अब चले जाना चाहिए और अपने बड़े महल में लौट जाना चाहिए। मेरी जगह छोटी है और आपको समाहित नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी दादी से मिलने आया हूँ। आपकी त्वचा काफी मोटी है, मेरी दादी से मिलने खाली हाथ आए हैं। मैं इस बार जल्दी में आया था, मेरे पास कुछ खरीदने का समय नहीं था। तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी दादी को चोट लगी है, मैंने श्रीमती वर्मा से सुना। बाहरी लोगों को मुझसे पहले पता चला, तुमने मुझे फिर से शर्मिंदा किया। क्या ये सही नहीं है कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए? मेरी दादी घायल हैं और हर कोई जानता है, लेकिन आप नहीं। ये स्पष्ट है कि आपने मेरी और मेरी दादी की कभी परवाह नहीं की। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे कैसे पता चलता? प्रमोद का चेहरा काला पड़ गया, उसने उसे धक्का दिया। तुम बेहतर होगा कि एक तरफ हटो। प्रीति उसके धक्के से डगमगाई, लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और दरवाजा बंद कर दिया। प्रमोद अंदर कदम रखने वाला था जब दरवाजा अचानक बंद हो गया और वह लगभग उससे टकरा गया। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। प्रीति, ये दरवाजा खोलो। प्रीति डर गई कि वह अपनी दादी को जगा देगा, बेडरूम का दरवाजा बंद करने के लिए भागी और प्रमोद को बाहर चिल्लाने और चीखने दिया। उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और नाश्ता बनाना जारी रखा। उसने लगभग उसका घर बेच दिया था, उसे अंदर आने देना बेतुका होगा। उसने दावा किया कि वह अपनी दादी से मिलने आया है, फिर भी वह खाली हाथ आया, कोई ईमानदारी नहीं दिखा रहा था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसे श्रीमती वर्मा ने बुलाया था, उसके निश्चित रूप से गुप्त इरादे थे। उसे डर था कि वह उसकी दादी को फिर से गुस्सा दिला सकता है, जिससे उनकी रिकवरी में बाधा आ सकती है। शायद इसलिए कि उसका रवैया दृढ़ और काफी रूखा था। प्रमोद ने ज्यादा देर तक उसे परेशान नहीं किया और हंगामा करने के थोड़ी देर बाद चला गया। प्रीति ने जल्दी से नाश्ता तैयार किया और अपनी दादी के कमरे में जांच की, वह पहले ही जाग चुकी थी। प्रीति, मुझे लगा कि मैंने अभी बाहर लोगों को बहस करते सुना। क्या हुआ? कुछ नहीं, वह बस एक सेल्स पर्सन था, मैंने उसे भगा दिया। अकेले रहते हुए तुम्हें सच में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अजनबियों के लिए आसानी से दरवाजा मत खोलो।
मुझे पता है। प्रीति ने अपनी दादी को खड़े होने में मदद की, थोड़ी अपेक्षा से। क्या आप अब चलने की कोशिश कर सकती हैं? डॉक्टर, शकुंतला बिस्तर से उठी और कुछ कदम चलने की कोशिश की। बुरा नहीं है, बस मेरा पैर अभी भी सुन्न है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं घूम सकती हूँ। मैं इतने दिनों तक बिस्तर पर नहीं रह सकती, मुझे इतने लंबे समय तक लेटे रहने की आदत नहीं है। प्रीति हंसी, आप बस बहुत मेहनती हैं, आप आराम नहीं कर सकती। ज्यादातर लोग पूरे दिन बिस्तर पर रहना पसंद करेंगे। दादी और पोती ने थोड़ी देर बात की और हंसी, फिर तैयार होने चली गईं। नाश्ते के बाद प्रीति अपनी दादी को गाड़ी से बाहर ले गई। उसने 2 संपत्तियों पर नजर रखी थी, योजना बनाई कि वे दोनों अपनी दादी को दिखाएगी और उन्हें क्लिनिक के लिए उपयुक्त एक चुनने देगी। जब तक उन्होंने दोनों संपत्तियों को देख लिया, तब तक दोपहर हो चुकी थी। उसकी दादी ने पहले ही एक दुकान चुन ली थी। उन्होंने 200 वर्ग मीटर से अधिक जगह वाली ग्राउंड फ्लोर की संपत्ति चुनी। प्रीति दूसरी वाली को चुनने की योजना बना रही थी क्योंकि उसमें 2 मंजिलें थीं जो मरीजों को अलग करने के लिए उपयुक्त होंगी। लेकिन उसकी दादी ने सिंगल स्टोरी संपत्ति पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि कुछ बुजुर्ग मरीजों को सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लग सकता है। इस उचित व्याख्या को सुनकर प्रीति सिंगल फ्लोर की संपत्ति का चयन करने के लिए सहमत हो गई। ये दुकान अतीत में एक क्लिनिक रही थी और इसका लेआउट व्यवहारिक था। उन्हें इसे इस्तेमाल करने से पहले केवल सरल मरम्मत करनी थी। नया क्लिनिक उसकी दादी के पुराने क्लिनिक से बहुत बड़ा था। उसने पहले सोचा था कि पुराना क्लिनिक बहुत छोटा था, इसलिए वह नई जगह से बहुत संतुष्ट थी। एक बार जब उन्होंने स्थान का चयन पूरा कर लिया, तो प्रीति अपनी दादी को घर ले गई। उसने आरुष को फोन किया। आरुष, मैं भविष्य में चिकित्सा का अभ्यास करने की योजना बना रही हूँ। मैं अपनी दादी के साथ एक क्लिनिक शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे नीलामी घर से इस्तीफा देना पड़ेगा। आरुष को इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए वह इससे हैरान नहीं थी। उसने फिर भी उत्साह से जवाब दिया, इस्तीफा का क्या मतलब है? भाभी, तुम मेरे नीलामी घर में एक प्रमुख शेयरधारक हो। तुम्हें क्लिनिक का प्रबंधन करना होगा और नीलामी घर की भी मदद करनी होगी। मैं तुम्हें हर महीने लाभ वितरित करूंगी। प्रीति हंसी, तुम्हारे नीलामी घर की प्रमुख शेयरधारक मेरी दादी हैं, मैं नहीं। मैंने केवल उनकी ओर से हस्ताक्षर किए। अरे चलो भी, ये सब एक ही है। वैसे भी, जब भी कोई समस्या होगी, मैं तुम्हारी मदद जरूर मांगूंगी। तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छोड़कर किसी को भी मना कर दूंगी। चिंता मत करो, अगर कुछ है तो बस मुझे बताओ। अगर नहीं तो तुम मुझसे क्लिनिक पर मिल सकती हो। आरुष बहुत खुश थी। तो ये तय रहा। ये तय रहा। हाँ, क्या तुमने चेतन को पैसे उधार दिए थे जैसा उसने दूसरे दिन मांगा था? मैंने उसे पैसे उधार दिए थे। प्रीति चौंक गई। तुमने उसे उधार दिए? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मैंने अपने कुछ गहने और हैंडबैग बेच दिए और 1 करोड़ जुटा लिए। तुम? प्रीति निरुत्तर थी। अरे ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा चिंता रहती है कि मेरे साथ धोखा होगा, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, चेतन उस तरह का व्यक्ति नहीं है, सच में। मैंने उसे 1 और करोड़ उधार दिया और वह इतना आभारी है कि वह हर दिन मुझे धन्यवाद कहने के लिए फोन करता है। उसने मुझे बताया कि उसने पहले ही किसी के साथ साझेदारी करके एक व्यवसाय शुरू कर दिया है। जैसे ही उसके पास पैसे होंगे, वह मुझे तुरंत चुका देगा। क्या होगा अगर वह अपने व्यवसाय में पैसे खो देता है? भाभी, आरुष परेशान थी, तुम्हें अपशकुन नहीं करना चाहिए। चेतन पैसे नहीं खोएगा, वह इतना स्मार्ट और अच्छे स्वभाव का है, वह निश्चित रूप से पैसे कमाएगा। प्रीति ने जल्दी से माफी मांगी। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, बोलने से पहले सोचना मेरी गलती थी। चेतन निश्चित रूप से एक किस्मत बनाएगा। आरुष को मनाना आसान था, वह फिर से खुश हो गई। भाभी, मैं महसूस कर सकती हूँ कि चेतन का मेरे प्रति स्नेह बढ़ रहा है। पहले वह बहुत बारीकी और सावधानी से बोलता था, कुछ भी ऐसा कहने से बचता था जिसे फ्लर्ट के रूप में समझा जा सके। कल उसने कहा कि वह मुझे याद करता है। ये बहुत प्यारा था, भाभी। प्रीति को कड़वाहट भरी हंसी आ गई। सचमुच, वह आरुष की इस स्थिति का विश्लेषण आकाश के संदर्भ में नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने आकाश से 5 साल तक प्यार किया और शादी करके सबसे करीबी साथी बनने के बाद भी उसने कभी मुझे तुम्हारी याद आती है जैसी बातें नहीं कहीं। उसे अचानक आरुष से थोड़ी जलन महसूस हुई। कम से कम वह जिस आदमी से प्यार करती थी वह उसे जवाब देता था, उसका उत्साह बढ़ाता था, अपनी लालसा व्यक्त करता था। क्या ये किसी जोड़े के लिए सामान्य नहीं है? आरुष अभी भी चेतन के साथ अपने छोटे मोटे किस्सों के बारे में बता रही थी, कह रही थी कि चेतन रोमांस करने में बहुत अच्छा है। पिछले कुछ दिनों में उसने उसे फूल, गुब्बारे और सभी तरह के स्वादिष्ट पकवान भी भेजे थे जो उसने खुद बनाए थे। हालांकि इनमें से कोई भी चीज महंगी नहीं थी, फिर भी आरुष बहुत खुश थी। प्रीति ने इस समय कोई अनुचित बात नहीं कही। उसने सचमुच उम्मीद की कि आरुष का भविष्य का वैवाहिक जीवन मधुरता से भरा होगा। अगर चेतन वास्तव में अपना कारोबार शुरू कर पाता है और आरुष से पैसे उधार लेना बंद कर देता है, तो उन दोनों के एक साथ रहने में कुछ भी गलत नहीं लगेगा। गरीब नौजवान का अनादर नहीं करना चाहिए, है ना? आरुष का उसकी गरीबी की परवाह न करना ही उसके दिल की पवित्रता को दर्शाता है। वह एक खुशहाल जीवन की हकदार थी। अपनी इकलौती अच्छी दोस्त की खुशी के लिए उस रात प्रीति ने अपना कंप्यूटर चालू किया, चेतन का आईपी पता ढूंढा और उसके मोबाइल फोन और कंप्यूटर को हैक कर लिया। उसने संक्षेप में चेतन के सर्च हिस्ट्री और चैट रिकॉर्ड्स को देखा और उसके फोल्डर्स को खंगाला। कुछ भी असामान्य नहीं लगा। चेतन का जीवन बहुत सरल था। कभी कभार दोस्तों से मिलने के अलावा उसका पूरा ध्यान उस कारोबार पर था जिसका जिक्र आरुष ने दिन में उससे किया था। उसकी वीचैट फ्रेंड लिस्ट में कई अन्य महिलाएं थीं जो उससे चैट करना चाहती थीं, लेकिन वह हमेशा विनम्र और शिष्ट रहा, बिना किसी फ्लर्ट के संकेत के। जैसा कि आरुष ने कहा था, वह वास्तव में एक अनुशासित व्यक्ति था। हालांकि समस्या ये थी कि बहुत देर तक देखने के बाद भी प्रीति यह पता नहीं लगा पाई कि चेतन किस तरह का कारोबार कर रहा था। वह बस इतना जानती थी कि यह कारोबार बहुत लाभदायक लग रहा था और इसके लिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं थी।
इसमें बस अधिक लोगों के जुड़ने की जरूरत थी। वे अपनी चैट्स में लाखों की रकम का जिक्र लापरवाही से करते थे। प्रीति बहुत हैरान थी। क्या ये हो सकता है कि चेतन को धोखा दिया जा रहा हो? ये तो किसी पिरामिड स्कीम जैसा लग रहा था। वह एक पल के लिए झिझकी और फिर चेतन को कुछ गुमनाम चेतावनी संदेश भेजे, उसे घोटालों और धन के जाल से सावधान रहने की चेतावनी दी। इसके बाद उसने उसके मोबाइल फोन और कंप्यूटर से लॉग आउट कर दिया। वह जो कर सकती थी उसने कर दिया था। बाकी सब चेतन की ईमानदारी और क्षमता पर निर्भर था। अगले दिन प्रीति अभी भी असहज थी। उसने अप्रत्यक्ष रूप से आरुष से कहा कि वह चेतन को कारोबार करते समय सावधान रहने की याद दिलाए और पैसे कमाने की जल्दबाजी में किसी जाल में न फंसे। हालांकि आरुष को नहीं लगा कि चेतन किसी जाल में फंस सकता है, फिर भी उसने प्रीति की बातों को दिल से लिया और सटली चेतन को याद दिलाया। आरुष से बात करने के बाद प्रीति अपनी दादी को घूमने में मदद करने लगी। उसकी दादी के पैरों का सुन्नापन काफी कम हो गया था, लेकिन अगर वह ज्यादा चलती तो भी नियंत्रण खो देती थी। वे टहल ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति ने अपनी दादी को सोफे पर बैठने में मदद की, फिर दरवाजा खोलने गई। बाहर एक काफी थकी हुई दिखने वाली बुजुर्ग महिला खड़ी थी। प्रीति हैरान थी। माफ करना, आप कौन हैं? अरे प्रीति, तुम कितनी लंबी हो गई हो। मैं तुम्हारी दादी हूँ। जब तुम बच्ची थी तब मैंने तुम्हें गोद में लिया था, तुम्हें याद नहीं? बुजुर्ग महिला के परिचित चेहरे को देखकर प्रीति चौंक गई, जो थोड़ा बहुत प्रमोद से मिलता जुलता था। वह स्तब्ध थी। दादी, आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग महिला के चेहरे पर असंतोष का भाव उभर आया। मैंने तुम्हारे पिता से सुना कि तुम अपनी नानी को अपने साथ रहने के लिए लाए हो। प्रीति, भले ही हम सालों से नहीं मिले हैं, मैं अभी भी तुम्हारी दादी हूँ। जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम सिर्फ अपनी नानी की देखभाल करना जानती हो और मुझे भूल गई हो। प्रीति ने माथे पर शिकन डाली। क्या पिताजी ने आपको भेजा है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जगह ढूंढनी इतनी मुश्किल है। तुम्हारे पिताजी ने जो पता दिया था उसी से पूछ पूछ कर मैंने इसे ढूंढा, बुजुर्ग महिला ने कहा और प्रीति को एक तरफ धकेल दिया, सीधे बैठक में चली गईं। डॉक्टर शकुंतला को सोफे पर बैठा देखकर वह उनके बगल में धम्म से बैठ गईं। सफर से मेरी जान निकल गई है। प्रीति, तुम खड़ी क्यों हो? जल्दी से दादी को थोड़ा पानी दो। प्रीति ने अपनी भौहें से कुड़ी, लेकिन मजबूरी में पानी लाए और बुजुर्ग महिला को थमा दिया। बुजुर्ग महिला ने एक ही घूंट में पूरा गिलास खत्म कर दिया, फिर वह डॉक्टर शकुंतला को घूरने लगी। बहन शकुंतला, आप मुझसे बहुत छोटी दिखती हैं, हालांकि हम में केवल 2 साल का अंतर है, पर लगता है कि यह 1 दशक या उससे भी ज्यादा है। आप 70 के करीब पहुंच रही हैं, पर लगती हैं जैसे 50 की हों। जब एक पोती आपकी इज्जत करती है तो हमेशा फर्क पड़ता है। डॉक्टर शकुंतला इस बुजुर्ग महिला से सालों पहले मिल चुकी थी और उनकी छवि उनके मन में बहुत साधारण थी। तब वह रूखी थी और अब भी उनका रवैया ठंडा था। प्रीति वाकई सेवाभावी है, लेकिन मेरे आपसे छोटा दिखने का प्रीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा शेन परिवार पीढ़ियों से वैद्य रहा है, हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है। ओ प्रिय, हाँ हाँ, हम किसान लोग आप डॉक्टरों से मुकाबला नहीं कर सकते। हम नहीं समझते कि स्वास्थ्य बनाए रखने का क्या मतलब है, हमें तो बस बैल की तरह कड़ी मेहनत करना आता है। आप बहुत पैसा कमाती हैं, अच्छा खाती हैं और आपको नाती पोतों के ढेर की चिंता नहीं है। ओह मेरी बहन शकुंतला, आपके अभी तक पोते पोतियां भी नहीं हैं, है ना? जैसे ही उन्होंने यह बात व्यंग्य से कही, डॉक्टर शकुंतला ने सख्ती से जवाब दिया, डू यू मेई, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें उकसाया नहीं है, फिर भी तुम मिलने आकर मुसीबत क्यों मोल ले रही हो? मूल नाम दाओ येमे को मैंने जानबूझकर हिंदी में दू युमेई रखा है, क्योंकि कहानी में कोई नया पात्र नहीं है। ये प्रीति के पिता की माँ है और भारतीय नामकरण के बजाय एक गांव के नाम के तौर पर आया नाम है जो उनके व्यवहार को दर्शा सकता है। लेकिन आपके निर्देशों का पालन करते हुए मैं इसे अब विमला से बदलकर कांति देवी रख रहा हूं ताकि यह भारतीय लगे। माफ करना, मैंने मूल नाम की सूची को पहले नहीं देखा था, वहां इसका नाम नहीं था, इसलिए अब मैं इसे कांति देवी कर रहा हूं, जो एक नया भारतीय नाम है। अरे नहीं, मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। कांति देवी ने चापलूसी भरी मुस्कान ओढ़ी, आप पढ़ी लिखी हैं, आप मेरी तरह एक किसान से अपनी तुलना क्यों करेंगी? क्या आपने अभी अभी जिक्र नहीं किया था कि आप बीमार होते हुए भी जानती हैं कि स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है? अब आप उसे भूल गईं। प्रीति को चिंता थी कि उसकी दादी का स्वास्थ्य अभी अभी सुधरना शुरू हुआ है और इस बुजुर्ग महिला के उकसाने से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। उसने एक बेजान अभिव्यक्ति के साथ कहा, दादी को भी पता है कि मेरी दादी बीमार हैं। दादी को आराम की जरूरत है और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। बेहतर होगा कि आप मेरे पिताजी के घर जाएं। उनका विला मेरे घर से कहीं ज्यादा बड़ा है, आपको वह जरूर पसंद आएगा। मैं आपको वहां छोड़ सकती हूँ। हालांकि कांति देवी ने जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उन्होंने चाय की मेज से हरे अंगूरों का एक गुच्छा उठाया और लापरवाही से खाने लगी। जैसे ही वह खाती रही, उन्होंने बड़बड़ाया, मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलने की जल्दी नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना है और अपनी पोती की सेवा का आनंद लेना है। मुझे तुम्हारी नानी को यह अकेले आनंद नहीं लेने देना चाहिए। ये अंगूर अच्छे हैं, मीठे और खुशबूदार, उनसे अलग जो मैंने पहले खाए हैं। मेरे लिए एक और गुच्छा धो दो। प्रीति बस हंसी। अंगूर खास तौर पर उसकी दादी के लिए खरीदे गए थे, जिन्होंने स्वाद की अपनी भावना खो दी थी और वे केवल यही खाना चाहती थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह बुजुर्ग महिला आते ही उन्हें खाना शुरू कर देंगी। दादी, आपको नहीं लगता कि आप और मेरी दादी मेरे दिल में समान महत्व रखते हैं, है ना? प्रीति ने ताना मारा, आपने कभी मेरी देखभाल एक दिन के लिए भी नहीं की है। जब मैं बच्ची थी, मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ अपने पैतृक गांव गई थी। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि लड़कियां बेकार होती हैं और मेरी माँ से कहा था कि मुझे वापस न लाए। मुझे साफ साफ याद है कि आप मुझे कितना नापसंद करती थीं। तो अब आपको अचानक अपनी पोती उपयोगी लगती है और आप चाहती हैं कि वह आपकी इज्जत करे।
कांति देवी अंगूरों को तेजी से खाती रही। मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं है। तुमने जरूर चीजों को गलत याद किया होगा। तुम तब बहुत छोटी थी, इसे गलत याद करना सामान्य है। जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें लाड़ प्यार किया था और हमेशा तुम्हारे आने का इंतजार करती थी। किसे पता था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। तुम शायद हमारे ग्रामीण इलाके को कम आंकती थी, सोचती थी कि यह काफी अच्छा नहीं है। तुम हमें गरीब होने के लिए कम आंकती थी और आने को तैयार नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि तुम किस पर गई हो, गरीबों के लिए ऐसी अवमानना और अमीरों को पसंद करना। हमारे प्रमोद के परिवार में इस तरह के लोग नहीं हैं। डॉक्टर, शकुंतला को उसकी प्रीति को नीचा दिखाना पसंद नहीं आया। मेरी पोती कभी भी पैसे की लोभी नहीं रही है। तुम ही हो जो उसके लिए प्यार का दावा करती रही लेकिन अब हर बात पर उसकी आलोचना करती हो। जब वह छोटी थी तो मैंने तुम्हें मदद के लिए एक उंगली उठाते हुए नहीं देखा। अब जब वह बड़ी हो गई है तो तुम फायदा उठाने आ गई हो। तुम्हारी चालाकी भरी बातें इतनी तेज हैं कि कान बहरे हो रहे हैं। बिना किसी प्रयास के फायदे की तलाश। बहन शकुंतला, आप क्या कह रही हैं? मैं वास्तव में छोटी उम्र में प्रीति की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन क्या उसे आप पकड़कर नहीं बैठी थी? क्या आप उम्मीद करती हैं कि मैं उसके लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करूं? आपके परिवार में संतानों की काफी कमी है। दया के मारे मैंने तुम्हें प्रीति को लेने दिया। मेरे नेक इरादों से इनकार मत करो। डॉक्टर, शकुंतला ने इतने अपमानजनक टिप्पणियां बहुत लंबे समय से नहीं सुनी थी। कई सालों तक डॉक्टर रही हैं, ज्यादातर लोग उनके साथ सम्मान से पेश आते थे। पड़ोसी भी उन्हें सम्मानपूर्वक चमत्कारिक डॉक्टर कहते थे। सभी अच्छे शिष्टाचार और नेक भावना वाले लोग हैं। कांति देवी को इतनी बेशर्मी से बोलते हुए सुनकर डॉक्टर शकुंतला का गुस्सा लगभग टूट गया। प्रीति, मेहमान को दरवाजा दिखाओ। हम ऐसे लोगों का अपने घर में स्वागत नहीं करते। प्रीति तब बुजुर्ग महिला की बांह को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। आप अपने बेटे के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हैं, है ना? तो अपने बेटे के घर जाए। ये जगह छोटी है और यह आप जैसी अच्छी इंसान को समायोजित नहीं कर सकती है। हालांकि कांति देवी ने अचानक उसका हाथ झटक दिया और खुद को सोफे पर फेंक दिया। जोर जोर से रोने लगी। ये तो हद ही हो गई। मेरी पोती अपनी दादी को सड़कों पर फेंकना चाहती है। इस बुढ़िया को कौन न्याय दिलाएगा? मुझे यहाँ धमकाया जा रहा है। मेरी अपनी पोती के घर में वे मुझे एक गर्म खाना भी नहीं देंगे। अरे न्याय के देवता, क्या अब कोई कानूनी व्यवस्था नहीं रही? आजकल के लोग अपनी सेवा भावना भूल गए हैं। वे सब एहसान फरामोश भेड़िए बन गए हैं। अब जब मेरी पोती सफलतापूर्वक बड़ी हो गई है तो वह अपनी दादी को त्याग रही है। ये कितना दिल तोड़ने वाला है। प्रीति, मैंने तुम्हें सच में व्यर्थ में प्यार किया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, केवल नाराजगी पाने के लिए। मैंने ये सारी दूरी किस लिए तय की? मुझे बस अपनी पोती की याद आई और मैं उसे देखना चाहती थी। क्या यह मेरा अपराध है? क्या अपनी पोती को देखना गलत है? डॉक्टर, शकुंतला गुस्से से कांप रही थी। कांति देवी, यहाँ पीड़ित का नाटक करना बंद करो। अब बाहर निकलो। कांति देवी ने अपनी बहती नाक और आंसू अपने हाथ पर पोंछे। अपने हाथ को पोंछने के लिए जगह न होने पर उन्होंने उसे सोफे पर मल दिया। बहन शकुंतला, जब आप बोलती हैं तो आपको ज़मीर रखना चाहिए। तो मेरा अपनी पोती के घर रुकना परेशानी पैदा कर रहा है, लेकिन आपका वहां रुकना जायज़ है। किस आधार पर? प्रीति में प्रमोद के परिवार का आधा खून है। मैं आज नहीं जा रही हूँ। अपने चांद सफेद बुने हुए सोफे पर गंदे धब्बे को देखकर प्रीति को थोड़ी झुंझलाहट हुई। चाय की मेज पर टिश्यू थे, लेकिन कांति देवी ने जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए सोफे को गंदा कर दिया। एक सख्त लहजे में उसने कहा, बुजुर्ग महिला, आप मेरे सोफे पर नाक का बलगम मल रही हैं। क्या आप ये संकेत दे रही हैं कि आप सोफे को धोएंगी? अगर आप पोंछने के लिए टिश्यू का उपयोग नहीं करना चाहती हैं तो कृपया इसे अपने कपड़ों पर मलें। उसे धोना आसान है। कांति देवी स्तब्ध दिखी। तुमने क्या कहा? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सोफा धोऊं? क्या आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं? जब मैं बच्ची थी मेरी दादी मेरे डायपर धोती थी। क्या आपने मुझसे प्यार नहीं किया? आपने सोफे को गंदा कर दिया। इसे धोना ज्यादा नहीं है ना? जाकर धोइए। मैंने एक लंबा सफर तय किया है और मैं थक गई हूँ। तुम वास्तव में चाहती हो कि मैं तुम्हारा सोफा धोऊं? क्या तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रही हो? कांति देवी ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। क्या ये साफ नहीं है? मैंने बस अपना हाथ थोड़ा पोंछा है। मेरा हाथ साफ है, मेरा बलगम भी साफ है। देखो, कुछ नहीं, इसे धोने की जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने उस जगह को अपनी बांह से ढक लिया जिसे उन्होंने गंदा किया था। अरे प्रिय, मैं बूढ़ी हूँ, मेरी बांह में दर्द हो रहा है और मैं इसे उठा नहीं सकती। मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मुझे हर जगह असहज महसूस हो रहा है। मैं हिल नहीं सकती। मेरे पैर अब काम के नहीं रहे। प्रीति ने ताना मारा। आप अभी अभी काफी फुर्तीली थी, है ना? काम का नाम सुनते ही आपकी बाहें और पैर अचानक काम करना क्यों बंद कर देते हैं? कांति देवी ने उसे नजरअंदाज किया और डॉक्टर शकुंतला की ओर मुड़ी। बहन शकुंतला, क्या आप डॉक्टर नहीं थी? क्या आप आकर मुझे देख सकती हैं? मुझे एक्यूपंक्चर या मालिश या कुछ और दें ताकि मैं ठीक हो सकूं और वापस गांव जा सकूं। अन्यथा मैं चल भी नहीं सकती। मैं वापस कैसे जाऊंगी? प्रीति उससे चिढ़ गई। मेरी दादी अभी भी ठीक हो रही हैं, उनमें आपके लिए एक्यूपंक्चर करने की ऊर्जा कहाँ है? इसके अलावा मेरी दादी डॉक्टर हैं, मालिश वाली नहीं। अगर आपको मालिश चाहिए तो कहीं और ढूंढिए, हमारे यहाँ वह सेवा नहीं है। तुम इतनी गर्म मिजाज वाली लड़की क्यों हो? कांति देवी उसके रवैये से असंतुष्ट थी। तुम बस मुझे दूर भगाना चाहती हो। तुम बिल्कुल भी सेवाभावी नहीं हो। प्राचीन काल में दादी माँ का ऊंचा स्थान होता था और सभी उनका सम्मान करते थे। जब तुम मुझे देखती हो तो तुम्हें घुटने टेक कर मेरा आदर करना चाहिए। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो कि मुझ पर इस तरह चिल्लाओ? प्रीति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। यह आधुनिक समय है। सामंती राजवंश ढह गया है। भले ही यह ढहा न होता, मैंने कभी नहीं सुना कि एक पोती को अपनी दादी के सामने घुटने टेक कर आदर करना पड़ता है।
आप कोई सम्राट नहीं हैं। मैंने नहीं कहा कि मैं सम्राट हूँ। कांति देवी ने ताना मारा, चूंकि तुम्हारी दादी ठीक हो रही हैं और मुझ पर एक्यूपंक्चर करने की ऊर्जा नहीं है, तो तुम आकर मुझे देखो। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम अब दवा में काफी कुशल हो, है ना? मुझे जांचो, मेरे पैरों और पांवों में हमेशा दर्द रहता है। प्रीति ने देखा कि उसने अपने जूते और मोजे उतारे, जिसमें गंदे और काले पैर दिखे। उस अप्रिय बदबू ने तुरंत बैठक को भर दिया। उनके बगल में बैठी डॉक्टर शकुंतला को लगभग उल्टी आ गई। कांति देवी, तुम अपने पैर धोती भी क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें ये घिनौना नहीं लगता? आह, हम ग्रामीण लोगों के इतने नखरे नहीं होते हैं। यह मेरे लिए पहले से ही काफी अच्छा है। किसान लोग हर दिन खेतों में मेहनत करते हैं, सुअर और मुर्गियां पालते हैं, बदबू आती है। हम आप शहर वालों से मुकाबला नहीं कर सकते। आप सचमुच एक आरामदायक जीवन जीती हैं। मैं भी देहात के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ, जहाँ पड़ोसियों को भी काम करना पड़ता है और मुर्गियां और बत्तखें पालनी पड़ती हैं। बाकी सब खुद को साफ सुथरा रखते हैं, कोई भी तुम्हारी तरह गंदा नहीं है। क्या तुम जानबूझकर लोगों को घिनौना महसूस कराने की कोशिश कर रही हो? ओ प्रिय, तुम हमेशा मेरे बारे में सबसे बुरा क्यों मानती हो? ठीक है, हम गांव वालों को नीचा दिखाना बंद करो, इससे मुझे खुशी नहीं हो रही है। कांति देवी ने एक लंबा चेहरा बनाया, एक बुजुर्ग का लहजा अपनाया। इसके अलावा क्या मैं अपनी पोती के पास शरण लेने नहीं आई थी? प्रीति, मेरे लिए एक बेसिन पानी लाओ और मेरे पैर धो दो, कहीं तुम अपने सोफे को गंदा न कर दो। प्रीति के चेहरे पर सदमा था, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अपने उन गंदे और काले पैरों के साथ उसमें उससे पैर धोने के लिए कहने की हिम्मत थी। इस बुजुर्ग महिला ने जरूर कई दिनों से स्नान नहीं किया होगा। बदबू इतनी तेज थी कि आपको उल्टी आ जाए। प्रीति मूर्ख नहीं थी, वह उनके पैर कैसे धो सकती थी? यहाँ तक कि उसकी दादी को भी वह बहुत बदबूदार लगी और वह सोफे से अकड़कर खड़ी हो गई, अब उनके साथ बैठने को तैयार नहीं थी। प्रीति जल्दी से उनकी मदद करने गई और फुसफुसाते हुए कहा, दादी, आप वापस कमरे में जाकर आराम करें। मैं इसे संभालती हूँ। डॉक्टर शकुंतला लड़खड़ा गईं, उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। विनम्र होने की जरूरत नहीं है, उसे बाहर निकालो। उसमें अपने बड़ों के लिए थोड़ी भी इज्जत नहीं है। जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने अपनी आवाज धीमी नहीं की, इसलिए कांति देवी ने हर शब्द सुना। वह तुरंत अप्रसन्न हो गईं। बहन शकुंतला, आपके कहने का क्या मतलब है? प्रीति को मुझे बाहर निकालने के लिए कह रही हैं? तुम सचमुच स्वार्थी हो। तुम यहाँ अपनी पोती के साथ अच्छा जीवन जीती हो, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए नहीं रुक सकती। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि इस घर का आधा हिस्सा उसका है, जिसका मतलब है कि आधा मेरा भी है। मुझे आज कोई बाहर नहीं निकाल सकता। प्रीति के सहारे डॉक्टर शकुंतला ने खुद को स्थिर किया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, इस घर का तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हारा तो और भी कम है। अब मैं समझ गई कि तुम अचानक यहाँ क्यों आई। तुम मेरी पोती के घर का आधा हिस्सा चाहती हो। कांति देवी ने जोर से कहा, मेरे बेटे का हिस्सा घर में क्यों शामिल नहीं है? ये घर मेरे बेटे के पैसे से खरीदा गया था, इसलिए तर्क के अनुसार यह उसी का होना चाहिए। यहाँ बखेड़ा खड़ा करना बंद करो। ये घर मेरी बेटी ने अपने पैसे से खरीदा था, तुम्हारे बेटे ने उस समय एक पैसा भी नहीं लगाया था। तुम बकवास कर रही हो। ये घर साफ तौर पर मेरे बेटे के पैसे से खरीदा गया था, भले ही यह प्रीति के नाम पर पंजीकृत था। आखिरकार ये हमारा है, प्रमोद के परिवार का। कांति देवी ने दृढ़ता से कहा, प्रीति, तुम्हारे पिताजी की कंपनी अब दिवालिया हो गई है और वे दूसरों के पैसे के कर्जदार हैं। क्या तुम्हें उनका कर्ज चुकाने के लिए घर नहीं बेच देना चाहिए? प्रीति को आखिरकार एहसास हुआ कि बुजुर्ग महिला इस बार उसके घर को निशाना बनाकर आई थी। उसे डर था कि बुजुर्ग महिला की उत्तेजना के कारण उसकी दादी बेहोश हो जाएंगी। उसने जल्दी से उन्हें बेडरूम में वापस जाने में मदद की। दादी, आपको लेटकर पहले आराम करना चाहिए, मैं बाहर सब संभाल लूंगी। डॉक्टर शकुंतला पहले से ही सिर की चोट के कारण चक्कर और मतली महसूस कर रही थी। वह प्रीति को चिंता न हो इसके डर से अपनी परेशानी को रोक रही थी। अब कांति देवी के विघटन से उन्होंने और भी ज्यादा अस्वस्थ महसूस किया। अब उन्हें दो दो दिख रहा था। प्रीति, ये घर तुम्हारी माँ ने खरीदा था। उन्होंने इसे अकेले खरीदा था और उनकी शादी से पहले भी प्रमोद ने एक पैसा भी योगदान नहीं दिया था। हार मत मानना, समझी? मैं समझती हूँ। दादी आराम करें, मैं इस घर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। स्थानीय क्लिनिक नष्ट हो जाने के कारण ये घर उसके और उसकी दादी के लिए आखिरी पनाहगाह बन गया था। वह भला कैसे हार मान सकती थी? अपनी दादी को व्यवस्थित करने और बेडरूम का दरवाजा सावधानी से बंद करने के बाद प्रीति बैठक में लौट आई। तब उसने कांति देवी को बिना किसी परवाह के अपनी अलमारियां खंगालते हुए देखा। प्रीति, नाराज होकर, आप क्या कर रही हैं? तुम्हारे पास इतने सारे बैग हैं। मुझे लगता है कि तुम इन सभी का उपयोग नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हारी बहनों के लिए 3 वापस ले जाती हूँ। जैसे ही वह बोली, कांति देवी ने 3 बैग पकड़े, उन्हें अपने गले में लटका लिया। उन्हें वापस रख दो, प्रीति ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पास कुल 6 ही बैग हैं और तुम सीधे आधे ले रही हो। मैं किसी बहन को नहीं जानती, बैग वापस रख दो। तुम उन्हें कैसे नहीं जान सकती? लेनिन और जानान तुम उनसे बचपन में मिली थी, बस देनान बाद में पैदा हुई थी, इसलिए तुम उसे वास्तव में नहीं जानती हो। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम उसे एक बैग भेजोगी तो वह तुम्हें जरूर पसंद करेगी, अपनी बड़ी बहन को। मुझे उनकी पसंद की जरूरत नहीं है। प्रीति आगे बढ़ी, ठंडे चेहरे के साथ बुजुर्ग महिला के गले से अपने बैग छीन लिए और उन्हें वापस अलमारी में रख दिया। मेरे सामान को मत छुओ। कांति देवी मुस्कुराई। वाह, तुम सचमुच कंजूस हो। ये बस कुछ ही बैग हैं और तुम हर एक के लिए मोलभाव कर रही हो। तुम बिल्कुल भी बड़ी बहन जैसा व्यवहार नहीं कर रही हो। मुझे याद है कि तुम्हारी माँ बहुत उदार थी। ये कैसे हो सकता है कि तुम उनकी तरह बिल्कुल नहीं हो? प्रीति के चेहरे पर एक बर्फीला ठंडा भाव आया। आपने शायद मेरी माँ का फायदा इस तरह नहीं उठाया होगा, है ना? क्या आपने उनका सामान छीना था? अरे मेरी, कांति देवी ने मासूमियत का नाटक किया। मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैं उन दुष्ट सास में से नहीं हूं जो अपनी बहुओं पर जुल्म करती हैं।
उन्होंने मुझे स्वेच्छा से दिए थे, मैंने कभी कुछ नहीं छीना। प्रीति ने एक एक शब्द करके कहा, आपने। बेहतर होगा कि नहीं छीना हो। बेशक मैंने नहीं छीना, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, वो बहुत उदार थी, उन्होंने मुझे सीधे चीजें दी, मुझे उन्हें छीनने की क्या जरूरत थी। कांति देवी ने बात करते हुए प्रीति की जूते की अलमारी खोली। ओह प्रिय, तुम्हारे पास इतने सारे जूते भी हैं, और वे सब काफी नए हैं, तुम कोई कनखजुरा नहीं हो, इतने सारे जूते क्यों खरीदे? अब काफी समय हो गया है, तुम अकेले उन सभी को नहीं पहन सकती, मुझे तुम्हारी बहनों के लिए कुछ जोड़े लेने दो। यह उनके लिए नहीं है। प्रीति ने जूते की अलमारी को जोर से बंद कर दिया। कांति देवी डरकर उछल पड़ी, अगर तुम उन्हें नहीं देना चाहती हो तो तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इसे इतनी जोर से क्यों बंद कर रही हो? तुमने लगभग मेरा हाथ जख्मी कर दिया। प्रीति दरवाजे तक चली गई और उसे खोला, कृपया यहाँ से जाएं। मैं अभी अभी पहुंची हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। ये घर मेरे बेटे ने खरीदा था, इसमें मेरे लिए एक कमरा होना चाहिए। कांति देवी ने प्रीति के बेडरूम का दरवाजा खोला, देखा कि यह साफ सुथरा है और खुशी से अंदर चली गई, बिस्तर पर लेटते हुए। ठीक है, यही कमरा है, फिर अब से मैं यहीं सोऊंगी। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।